दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का रैपिड रिवीजन। हमने जो चैप्टर पिक किए हैं वो बड़े इजी चैप्टर होते हैं, आप इजीली उन्हें रिवाइज कर सकते हैं इन वीडियो के जरिए, बहुत इजीली, कम समय हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम में करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक, स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। ये चैप्टर पिक हमने इसलिए करें बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्या स्कोरिंग है। ये चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये बड़े इजी चैप्टर में आते हैं। सेकंड बुक के चैप्टर्स में ये इजी, और वेव ऑप्टिक्स वो भी पढ़ेंगे हम, वो भी उतना कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स का कंटेंट ज्यादा है तो सेकंड बुक काफी इजी होती है, इसलिए हमने सेकंड बुक का चैप्टर उठा लिया, कौन सा, मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, आपको यही इजीली पास कर सकते हैं, बहुत इजीली पास कर देंगे। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए भी ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डुअल नेचर की हम बात करें तो यहाँ पर दो नेचर की बात होगी। एक तो आपका कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और दूसरा कौन सा नेचर है आपका, वेव नेचर है। मैटर का पार्टिकल नेचर तो पहले से ही नोन है, इस चैप्टर में मैटर का कौन सा नेचर आ जाएगा, वेव नेचर आ जाएगा। वहीं रेडिएशन का बात करें तो रेडिएशन का मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे मैक्सवेल ने इसका वेव नेचर, मैक्सवेल ने बोल दिया था कि लाइट जो है एक ऐसा रेडिएशन है जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यानी इस चैप्टर में कौन सा नेचर आ जाएगा, इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर आएगा। वेव नेचर तो मैक्सवेल ने ईएम वेव में डिफाइन कर दिया, इस चैप्टर में आप पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे रेडिएशन का, और मैटर का कौन सा पढ़ेंगे, वेव। तो इस तरीके से मैटर के भी दो नेचर हो जाएंगे और आपका रेडिएशन के भी दो नेचर हो जाएंगे, वेव और पार्टिकल। मैटर के भी हो जाएंगे वेव और पार्टिकल। तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर में दिया हुआ है वो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हुआ है, उसके बारे में आएगा। तो अगर हम सबसे पहले पढ़े तो हमें इसका ही नेचर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एमिशन के टाइप्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ एमिशन होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एमिशन। सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन का मतलब कि कितने टाइप का एमिशन होता है, कितने तरीके से आप एमिट कर सकते हो, एमिशन कर सकते हो। किसका एमिशन करवा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन आप लाइट की मदद से कर सकते हो, उसे कहते हैं फोटो एमिशन। अगर आप लाइट की मदद से कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, फोटो एमिशन। अगर आप बेसिकली हीट की मदद से कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मो आयनिक एमिशन, थर्मो आयनिक एमिशन। अगर आप फील्ड यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड एमिशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कर रहे हैं तो फील्ड एमिशन हो गया। वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रहे हो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की मदद से तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। फोटो एमिशन में आप लाइट की मदद से एमिशन करा रहे हैं, थर्मो एमिशन में आप हीट की मदद से टेम्परेचर देकर एमिशन करा रहे हैं, फील्ड एमिशन में आप फील्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। सेकेंडरी एमिशन के अंदर आप किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की मदद से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल कहां से रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है एटम से निकाला जा रहा होगा। एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, शेल्स में क्या घूमते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इन शेल से बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिट करवाया जा रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल है ना। हाँ, एक और बात, हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आउटर मोस्ट शेल से निकालने की बात कर रहे होते हैं। तो ये आप चीजें हैं कुछ आपको दिमाग में रखनी है। हम केवल कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, याद रखना, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका वर्क फंक्शन। कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, सोडियम का वर्क फंक्शन इतना है, सीजियम का इतना है। सीजियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या है, बहुत कम है। सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या होता है, सीजियम में दूर होता है, क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर होता है। कैसे, देखो आपने ये पढ़ा होगा, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसमें ये तो फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव होता है, इसको इतना स्टडी नहीं करते हम, सीजियम की बात करते हैं। किसकी, सीजियम की। तो सीजियम की बात करें तो सीजियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसलिए उसका वर्क फंक्शन बहुत क्या है, कम है। वर्क फंक्शन क्या है, कम है सीजियम का, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो वर्क फंक्शन समझ में आया, इलेक्ट्रॉन निकालना बेसिकली वर्क फंक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। फोटो एमिशन में आप लाइट की मदद से एमिट कर रहे हैं, थर्मो एमिशन में आप हीट या टेम्परेचर की मदद से कर रहे हैं, फील्ड एमिशन में आप फील्ड की मदद से कर रहे हैं, सेकेंडरी एमिशन में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं। तो पहले हमने ये फटाफट याद कर लिया कितने टाइप का एमिशन है। ये क्यों पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ एमिशन, इसलिए पढ़ा क्योंकि असल में यहां पर हम एक फेनोमेना पढ़ने वाले हैं जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम एक फेनोमेना पढ़ेंगे जो कि क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन देना बड़ा डिफिकल्ट क्यों हो गया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में यूज होती है लाइट, और लाइट रेडिएशन का कैसा नेचर हमें नोन था उस टाइम तक केवल वेव नेचर नोन था, हमें पार्टिकल नेचर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ बताया नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझाने में इसलिए प्रॉब्लम आई कि भाई लाइट रेडिएशन का उस टाइम पर वेव नेचर नोन है, तो अगर आप वेव थ्योरी से, क्लासिकल वेव थ्योरी जो है, अगर आप उसकी मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्यूब है आपकी, वैक्यूम ट्यूब, यहां आपकी प्लेट है, मेटल प्लेट,
ये वो मेटल प्लेट है जिससे आप क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे। मेटल प्लेट इससे क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन पड़ा अभी थोड़ी देर पहले। इस मेटल प्लेट से आप इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे। यहाँ आपने बैटरी लगा रखे, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया बल्ब, ठीक है, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ भेजेंगे ना। यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से लाइट रेडिएशन मेटल प्लेट पर, ये मेटल प्लेट है, लाइट रेडिएशन वहां से आया, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, या कोई भी अमाउंट की लाइट आ रही है, कोई भी टाइप की लाइट आ रही है, तो लाइट जैसी मेटल प्लेट को हिट करी तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिशन होने का प्रोसेस, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिशन होने का प्रोसेस, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, जब भी कोई लाइट मेटल प्लेट पे पड़ती है और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, दिस फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। जो करंट यहां बना उस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर चले जाएंगे तो ओवरऑल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लाइट आप डालते रहो, इलेक्ट्रॉन पूरा एमिट, सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ये पूरा चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चलता रहेगा, इसका मतलब फोटो करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोटो करंट, याद रखना, फोटो करंट डेवलप हो गया। तो कुल मिलाके डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पहला जो एक्सपेरिमेंट हमें याद रखना है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, जब लाइट मेटल प्लेट पे पड़ी और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, जिन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन ने एक सर्किट कंप्लीट करा तो करंट जनरेट हुआ, उस करंट को नाम दिया गया फोटो करंट। दिस ऑल फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फेनोमेना तो सबके सामने आ गया कि लाइट पड़ गई, अब इलेक्ट्रॉन निकल, लेकिन इस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन, अब क्योंकि इसमें लाइट यूज हुई है तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है बेसिकली कौन सी थ्योरी से, क्लासिकल वेव थ्योरी से। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि क्लास बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया कि फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, 2 पॉइंट बताइए जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी को क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी को 2 पॉइंट ऐसा बताइए जो फेल कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के। तो 2 नहीं, हम 3 पॉइंट बताएंगे, 3 पॉइंट है इसके बेसिकली, है ना। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला, क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेस की लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है मेटल प्लेट के ऊपर और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस प्रोसेस में टाइम गैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देयर मस्ट बी अ टाइम गैप। मैं कोड में लिख रहा हूं टाइम गैप, आप समझ जाना, देयर मस्ट बी अ टाइम गैप। एक टाइम गैप होना चाहिए, किसके बीच में टाइम गैप होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए बेसिकली इंसिडेंट रेडिएशन के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने में। यानी जब लाइट टकरा रही है और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट एनर्जी जब पड़ेगी तो धीरे धीरे एनर्जी फैलनी चाहिए और धीरे धीरे एनर्जी फैल के तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हीट रेडिएशन जब आता है, हीट रेडिएशन को आप समझो, हीट रेडिएशन भी बेसिकली लाइट की तरह काफी सारी प्रॉपर्टी शो करता है। जब जैसे सन की जो हीट रेडिएशन होती है, जब हीट रेडिएशन आपकी बॉडी में पड़ता है, क्या वो एकदम हीट कर देता है, वो धीरे धीरे बॉडी में फैलता है, धीरे धीरे बॉडी में फैलता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी का क्या करेगा, टेम्परेचर, आपकी बॉडी के जो पार्टिकल्स है हल्का हल्का वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हीट जनरेट होगी। इसलिए इस प्रोसेस में टाइम गैप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, टाइम गैप, कि लाइट रेडिएशन उसके ऊपर पड़े, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करे, करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, इस प्रोसेस में टाइम गैप आना चाहिए। बट इन रियल एक्सपेरिमेंट में ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कैसा हुआ, एकदम इंस्टेंटेनियस हो गया। कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस। रियल एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, ये प्रोसेस कैसा हो रहा है आपका, इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इस प्रोसेस में आना चाहिए टाइम गैप, बट प्रोसेस कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। प्रोसेस में कैसा क्या आना चाहिए, टाइम गैप आना चाहिए, बट द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। ये पहले पॉइंट में देखा गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है मेटल प्लेट के ऊपर, तो मेटल प्लेट के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ने के बाद वेव थ्योरी का मानना ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन कैन एमिट एट एनी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन एमिट किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी फ्रीक्वेंसी। इसे ऊपर लिख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन एमिशन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट था टाइम गैप, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी के पॉइंट है। पहला पॉइंट था टाइम गैप, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी का, ठीक है। पहला पॉइंट था टाइम गैप, लेकिन प्रोसेस कैसा हुआ है, प्रोसेस हुआ है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन टेक प्लेस एट एनी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो जाता है। पर क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या बोल रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर हो रहा है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर होता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पूछे व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल होता है न्यू नॉट, ऐसे करके न्यू नॉट बनाते हैं, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। थर्ड पॉइंट आ गया। अच्छा एक और चीज, अभी हमने स्टार्टिंग में वर्क फंक्शन पढ़ा था। व्हाट इज वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि भाई इतनी तो देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो मिनिमम है। जैसे मान लो किसी मेटल की 5 जूल मिनिमम वो है बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आपको 5 जूल तो मिनिमम है, उतनी है, उससे ज्यादा तो देनी पड़ेगी तब निकलेगा, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना। या फिर ऐसी एक डेफिनेशन इसकी और बनती है,
इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस। इसके नीचे इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, ठीक है, बिलो विच इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस। तो आपका एक्सपेरिमेंट क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है केवल थ्रेशोल्ड के ऊपर ऊपर, तो ये पॉइंट काउंटर कर रहा है, इसका मतलब क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गई एक्सपेरिमेंट को समझाने में। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसा मानना था किसका, क्लासिकल वेव थ्योरी का। बट ये पॉइंट भी पूरी तरीके से फेल हो गया, ये पॉइंट भी पूरी तरीके से फेल हो गया, बिकॉज यहां पर ये बता दिया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। आप कितनी इंटेंसिटी दे दो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जो हम डाल रहे हैं मेटल प्लेट के ऊपर, वो आप कितनी दे दो, इलेक्ट्रॉन बेसिकली, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, याद रखना, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ऐसा क्लासिकल वेव थ्योरी कह रही है, बट क्या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल वेव थ्योरी के वो इंटेंसिटी के क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी क्लासिकल वेव थ्योरी को काउंटर कर रही है, क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कर रही है, काउंटर। तो आपको पॉइंट याद रखना, एक बार 2 पॉइंट पूछ लिए गए थे कि क्लासिकल वेव थ्योरी कौन किस चीज को समझाने में मतलब फेलियर हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसा क्या पॉइंट है जिसको समझाने में फेल हो गई, तो क्या बोलोगे कि क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम गैप आना चाहिए बट प्रोसेस इंस्टेंटेनियस हो रहा है, क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एमिशन हो जाना चाहिए, बट भाई इलेक्ट्रॉन तो किसके ऊपर ऊपर हो रहा है, थ्रेशोल्ड के ऊपर ऊपर हो रहा है। क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी के। तो ये आप याद रखना है ना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं, पेपर में आ चुकी है पहले। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाइए नेक्स्ट देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ ग्राफ भी बने हैं जिनको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा, तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, किसमें, एक्सप्लेनेशन में। तो हम सीधा आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन करा, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन करा वो देखेंगे। तो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन इस तरीके से करा, आइंस्टीन ने बोला कि जो, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना एक्सप्लेनेशन आ रहा है इसका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, याद रखना। क्या एक्सप्लेन करा आइंस्टीन ने, पहला पॉइंट, आइंस्टीन ने बोला कि लाइट के अंदर पाए जाते हैं फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, यानी उसने पहला ही पॉइंट ऐसा दे दिया, पहला ही तीर ऐसा मारा कि भाई लाइट के अंदर फोटॉन्स पाए जाते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। पहली चीज उन्होंने बोल दी कि लाइट में तो भाई फोटॉन्स पाए जाते हैं, और फोटोन क्या है, फोटोन तो पार्टिकल है भाई, फोटोन तो उसने बोला पार्टिकल होता है, एंड लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, लाइट के अंदर फोटॉन्स पाए जाते हैं। हर एक फोटोन की एनर्जी उसने बोला hν, भाई उसने यानी पूरी की पूरी थ्योरी बदल दी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी हमने पढ़ी थी, यानी क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो समझा नहीं पाई, उसको बेसिकली आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर से समझा रहा है। आइंस्टीन किसे समझा रहे हैं, आइंस्टीन समझा रहे हैं पार्टिकल नेचर से, क्योंकि रेडिएशन का वेव नेचर तो नोन था ही पहले से, आइंस्टीन एक और नेचर लेके आ गया। आइंस्टीन ने कहा कि भाई पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट में पाए जाते हैं फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, और हर एक फोटोन जो एनर्जी कैरी करता है वो कितनी एनर्जी है, E = hν, ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला दिया उन्होंने, जहां पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये जो न्यू है ये क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को खोल के लिख देते हैं C/λ, आप याद रखना, फ्रीक्वेंसी को हम खोल के क्या लिखते हैं, C/λ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = hc/λ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा है आपका वेवलेंथ, तो एक फॉर्मूला E = hc/λ भी है, E = hν भी है। अब याद रखना, ये एनर्जी कितने फोटोन की, एक फोटोन की, ये एनर्जी कितने फोटॉन्स की है भाई, ये एनर्जी केवल एक फोटोन की है। लेकिन अगर आपसे बोले कि भाई n फोटॉन्स की एनर्जी निकालो, किसकी एनर्जी निकालो, n फोटॉन्स की, तो आप n फोटॉन्स की एनर्जी क्या लिख दोगे, E = n, कैपिटल N बनाना, कैपिटल Nhν, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा n फोटॉन्स की एनर्जी का, किसका, n फोटोन की, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे वो समझो, कभी कभार वो क्वेश्चन में पावर वगैरह देता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर हमसे फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी निकलवाए डायरेक्ट निकाल देंगे, हमें वेवलेंथ देके एनर्जी निकलवाए डायरेक्ट निकाल देंगे, H और C की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो उसने हमने पावर दे दी, पावर, कभी कभार पावर देख के नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछता है, तो आप देखिए पावर, पावर आपको याद रखना है एनर्जी अपॉन टाइम, क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को हम खोल के लिखते हैं Nhν, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n है तो Nhν अपॉन टाइम, यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो पावर से टाइम मल्टीप्लाई होगा, hν नीचे, पावर से टाइम मल्टीप्लाई हुआ और hν के आगे नीचे, तो ये फॉर्मूला बन गया, कैपिटल N = P × T / hν, P × T / hν, ये वाला फॉर्मूला आ गया। P फॉर पावर, T फॉर टाइम, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फोटॉन्स यूज हुए हैं।
तो किससे निकल जाएंगे, वो पावर से निकाले जा सकते हैं। किससे, पावर से, ठीक है, पावर से आराम से निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपको फॉर्मूला है जो याद रखना है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, पहली चीज आ गई, लाइट कंसिस्ट ऑफ, लाइट में क्या पाए जाते हैं, फोटॉन्स पाए जाते हैं, नहीं पार्टिकल पाए जाते हैं। हर एक पार्टिकल या फोटोन की एनर्जी जो होती है वही होती है एन फोटॉन्स कितनी है, NH न्यू, और hc अपॉन लैम्डा भी बेसिकली उसका फॉर्मूला है किसका, फोटोन की एनर्जी का। तो ये वाला पहला पॉइंट आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने पहला पॉइंट बोला कि लाइट में क्या पाए जाते हैं, लाइट में फोटॉन्स पाए जाते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा आइंस्टीन ने जो पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट ये है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन में कि भाई आपका ये जो फोटोन होते हैं, ये फोटोन ईच इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक फोटोन मेटल प्लेट पे मौजूद किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद, ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। लाइट के जो फोटोन्स आ रहे हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई, वो मेटल प्लेट पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ, और वन ऑन वन इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को वन वन इंटरेक्शन बोलते हैं, वन वन इंटरेक्शन। बाद में इस पॉइंट पर कई सवाल भी उठे थे कि भाई वन ऑन वन इंटरेक्शन कैसे है ना, इस पॉइंट पर काफी सारी डिबेट हुई, क्यों है क्या है, पर आइंस्टीन ने वन ऑन वन इंटरेक्शन बोला। आइंस्टीन ने क्या बोला कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि मान लो 100 फोटोन्स आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 200 फोटोन्स आ रहे हैं तो 200 फोटोन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 300 फोटोन्स आ रहे हैं तो 300 फोटोन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, वन ऑन वन इंटरेक्शन है। तीसरे पॉइंट में तो आइंस्टीन ने फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला देखो आइंस्टीन का, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, यहां से हमारी पड़ रही है इसके ऊपर लाइट एनर्जी, हमारी क्या पड़ रही है यहाँ पे, लाइट एनर्जी पड़ रही है हमारी यहाँ पे इसके ऊपर। ये जो लाइट एनर्जी पड़ी, इस लाइट एनर्जी की वजह से यहां से क्या एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। यहां से लाइट एनर्जी पड़ी, लाइट एनर्जी कितनी है, h न्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, W से भी डिनोट करते हैं, फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। देखो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वर्क फंक्शन, क्योंकि दोनों मैंने बताया था ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें रिलेशन है एक, तो E इज इक्वल टू h न्यू, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k। अब ध्यान देना, मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी दी, 4 जूल इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए चाहिए, तो 5 दी, 4 इलेक्ट्रॉन के निकलने चाहिए, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 1 5 - 4, क्योंकि 5 तो मैंने उसे दी, निकालने के लिए चाहिए थी 4, तो 4 से वो बाहर निकला ऑर्बिट से, फिर चलेगा वो जब चलने लगेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चलेगा, 1 से। मान लो मैंने दी 6 जूल एनर्जी, निकलने के लिए चाहिए 4 जूल एनर्जी, अब कितने से चलेगा, अब 2 से चलेगा, समझ गए, क्योंकि 4 जूल तो उसके निकलने के लिए चाहिए, उसको बाहर निकालने के लिए 4 चाहिए, फिर जब वो बाहर चलेगा, वो चलेगा कितनी एनर्जी से, जो बची होगी, समझ गए। अगर मैं 4 की 4 ही दे दूं, 4 की 4 ही दे दूं तो चलेगा ही नहीं भाई इलेक्ट्रॉन, समझ गए। इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा ऑर्बिट से, पर मूवमेंट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, मूवमेंट शो नहीं करेगा, फिर मूवमेंट शो ही नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो यहां से आइंस्टीन, अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को तो माइनस कर रहे थे हम, लिख देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का, कि h न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आ गया, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ सारे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। क्या कोई और फॉर्मूला भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, वो क्या बन जाएगा, मान लो h न्यू माइनस h न्यू नॉट कर दूं इसे, भाई h, ये वर्क फंक्शन जो h न्यू नॉट के बराबर है। क्या कोई और फॉर्मूला भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, h न्यू की जगह hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट कर दो तो एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना QV, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो एक और फॉर्मूला बन गया चार्ज इनटू पोटेंशियल hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट, एक और फॉर्मूला बन गया, समझ गए। तो इस तरीके से भाई आपके फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, ये सारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ठीक। तो ये बेसिकली सारे के सारे आपके फॉर्मूले हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये थी, मॉडिफाई कर करके आपके इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। ये आइंस्टीन, ये बेसिकली आइंस्टीन ने क्या करा, ये आइंस्टीन ने पॉइंट बताए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लाइट में फोटॉन्स पाए जाते हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, n फोटॉन्स की एनर्जी h न्यू है, NH न्यू, या फिर hc अपॉन लैम्डा, NHc अपॉन लैम्डा, ईच फोटोन इंटरेक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, वन ऑन वन इंटरेक्शन है। तीसरे पॉइंट में फॉर्मूला आ गया अपना, इतनी लाइट एनर्जी पड़ी, निकलने के लिए इतनी चाहिए, इतनी से निकलेगा। तो ये आपके आगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला आप लगा देंगे तो फिर वैल्यू पुट करनी होती है, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क फंक्शन पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, कि जब हम एनर्जी निकालते हैं तो वो जनरली हमारी एनर्जी तो आएगी भाई जूल में, पर वो आंसर देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में आप एक रिलेशन याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ वो एकदम आप याद कर लेना। तो देखो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन, किसको किस में कन्वर्ट करें, किसको क्या करें, वो देखो आंसर, क्योंकि यूनिट अगर यूनिट में चलेगा बिल्कुल बराबर बराबर यूनिट होनी चाहिए, अलग यूनिट चाहिए यूनिट। तो जो आपने एनर्जी पढ़ी थी या काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, उसकी एनर्जी जूल है, क्या है, जूल। तो वो जूल
है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी देता है कभी कभार, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, 1 जूल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो ये पहला वाला मल्टीप्लाई ये करो, इससे मल्टीप्लाई। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे करो, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से करो। समझ में आई बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है इससे मल्टीप्लाई करो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे होंगे सब तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो, जूल में दे रखे होंगे सब तो जूल में करो। समझ गए? इस तरीके से आपको करना, आराम से कर लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर कभी पूछी हो क्वेश्चन में तो इससे निकालेंगे, EH इक्वल टू 1 फोटोन की। अगर वर्क फंक्शन पूछा हो, वर्क फंक्शन फाई नॉट या W, तो इससे निकालेंगे h न्यू नॉट से, ठीक है। वेवलेंथ दी हो तो hc/λ लगा देना, यहाँ पे वेवलेंथ दी hc/λ, ठीक है। यहाँ पर वेवलेंथ गिवन हो तो क्या लगाओगे, hc/λ नॉट लगा दोगे, hc/λ नॉट अगर यहाँ पे वेवलेंथ दी हो तो आराम से इस तरीके से हम ये लगा देंगे, ठीक है। ये था बेसिकली आपका क्या, आइंस्टीन ने कैसे अपना बेसिकली क्या पॉइंट बताया, कैसे एक्सप्लेन करा थ्योरी को। तो आइंस्टीन ने भाई पार्टिकल नेचर बता दिया, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर बता दिया आइंस्टीन ने। अब कुछ ग्राफ आते हैं इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ्स इस चैप्टर के, या बोले तो इस चैप्टर के मतलब ग्राफ, जो ग्राफ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्राफ देखिए, सबसे पहला ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे तो आपका फोटो करंट, वाई एक्सिस पे क्या आपका फोटो करंट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपकी इंटेंसिटी। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान समझना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है, कभी ग्राफ भी बनाना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है। तो ये जो ग्राफ आता है ये इस तरीके का आता है। अब ऐसा क्यों आया, ध्यान से समझना। जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने पर बेसिकली फोटॉन्स का नंबर बढ़ गया। किसका नंबर बढ़ गया? पहले मान लो इंटेंसिटी जो भी थी 100 फोटॉन्स आ रहे थे, आपने सोर्स का नंबर डबल कर दिया तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। आपने सोर्स, पहले मान लो एक सोर्स है जो कि 100 फोटॉन्स एमिट कर रहा है, वैसे हमने अगर 2 सोर्स ले लिए, 2 सोर्स, एक और सोर्स ले लिए, तो 100 फोटॉन इससे आ रहा है, 100 उससे, टोटल कितने फोटॉन हिट कर रहे हैं, 200 फोटॉन। यानी आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटॉन्स बढ़ गए तो क्या बढ़ गया भाई, अगर आपके फोटो, क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स हिट कर रहे हैं ना, फोटॉन्स बढ़ गए तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या बोला था, 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं तो 200 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, याद रखना, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ये चीज आप याद रखना बिल्कुल दिमाग में अच्छे से, ठीक है। ये पहले ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। अगर हम सेकंड ग्राफ बनाएं, सेकंड ग्राफ ध्यान से समझिएगा। सेकंड ग्राफ बेसिकली आपका फोटो करंट, इधर है आपका फोटो करंट और इधर है आपका एनोड पोटेंशियल, ठीक है। इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में जैसे ही आप एनोड पोटेंशियल क्या था उस एक्सपेरिमेंट में, अगर आपको याद आ रहा हो, उस एक्सपेरिमेंट में देखो, यहां मेटल प्लेट थी, यहां बेसिकली ये, यहां बैटरी थी, यहां बल्ब था, कुछ इस टाइप का डायग्राम था, और यहां पे लाइट एनर्जी पड़ रही थी। जैसी लाइट एनर्जी पड़ रही थी उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। ये बेसिकली एनोड है, ये क्या है आपके एनोड। तो एनोड का जो पोटेंशियल है उसे कहते हैं एनोड पोटेंशियल। जब आपने इसे बढ़ाया एनोड पोटेंशियल को, तो ये और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है भाई। जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी उनको भी खींच लेगा। जब ये उनको खींच लेगा तो करंट जो है वो धीरे बढ़। अच्छा, पहली बात तो ग्राफ यहां से क्यों शुरू होता है, ये ग्राफ यहां से शुरू होता है कि जब आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाया नहीं तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ करंट तब भी रहेगा। समझ गए? जब आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाया भी नहीं तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन एमिटेड तो है लाइट एनर्जी की वजह से, उसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट है। फिर धीरे धीरे जैसे आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो करंट बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते बाद में क्या हो गया, बाद में सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे भाई उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए एनोड पोटेंशियल की मदद से, जितनी उसकी लिमिट थी उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद करंट इसलिए क्या कर जाता है, सैचुरेट। यहां पर इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। डेफिनेशन पूछी गई एक बार पेपर में, सैचुरेशन करंट ऐसी आधे एक नंबर में आता है सब। ये सैचुरेशन करंट क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या है, सैचुरेशन करंट है द मैक्सिमम करंट अटेन्ड इन दिस सर्किट व्हेन एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। जब आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ाया तो जो मैक्सिमम करंट अटेन हुआ, कितना मैक्सिमम करंट अटेन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। और ये सैचुरेट हो रखा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, क्योंकि मैक्सिमम है बस इतना पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में और भी चीजें देखो। अब मान लो आपने क्या करा, एनोड पोटेंशियल घटाना शुरू करा, क्या करना, घटाना शुरू करा, है ना, और फिर नेगेटिव करना शुरू कर दिया आपने। आप इसे जैसे नेगेटिव करोगे रिपल्शन स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन अब निकलने के लिए रिपल मारेगा, पीछे आ जाएंगे, करंट तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ ही सर्किट ही ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रॉन यानी करंट क्या होता रहेगा, बेसिकली करंट कम होता रहेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाता है उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ये तो सैचुरेशन करंट था, ये क्या था, सैचुरेशन। और ये क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या चीज है, ये है सैचुरेशन करंट। ये क्या चीज है, सैचुरेशन करंट, ठीक है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज दैट पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट एच विच फोटो करंट इज जीरो, जिस पर फोटो करंट जीरो जाता है, ये वाला पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सैचुरेशन करंट क्या है? मैक्सिमम करंट अटेंड। अब देखो इसी ग्राफ को दो और तरीकों से बनाया जाता है, तो वो ध्यान से देखना दो कौन कौन से तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसी ग्राफ को दो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो वो दो तरीके देख लो। सबसे पहले में हम ये भी पूछता है वो कि भाई या तो अगर आपको डायरेक्ट बोले कि भाई एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ बनाओ, तो ये वाला ग्राफ बना देंगे। लेकिन अगर वो बोले एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ तो बनाओ, ठीक है, एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ तो बनाओ, पर एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ सेम इंटेंसिटी पे बनाओ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे बनाओ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो याद रखना सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। बिल्कुल ग्राफ क्या, दो ग्राफ बनेंगे भाई, एक तो ऐसी ये वाला बन गया, और जब इंटेंसिटी क्या है? सेम। इंटेंसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब ये सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। यहां पे आपको वही दूसरी वाली लाइन भी बनेगी ना, वो भी सी के ऊपर ही है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसकी लाइन दो बनेगी। एक लाइन ये बनी, एक लाइन और है यहाँ पर। कितनी लाइन बनी इसमें? दो लाइन। ठीक है, ये दो लाइन बनी है, एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कम है। समझ गए? जो ऊपर वाला है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वाला ज्यादा है। नेगेटिव तो इसलिए क्योंकि ये भाई आपका नेगेटिव में बढ़ाने लग गया ना इसे, भाई इसे नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब रिपल्शन मारने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताता है। पॉजिटिव है, वो ऊपर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव में बढ़ाते जा रहे हो आप, तो वो बेसिकली रिपेल मारना शुरू करेगा। तो V01 ये वाला पोटेंशियल, इसमें से पूछ लेगा आपसे कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, तो V01 ज्यादा है। V02 से पूछेगा फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा, ऊपर वाली आंसर देना हमेशा। कभी बार ऊपर वाले को 2 बोल देता है वो, अगर ऊपर वाले को 2 बोल देगा तो भी ऊपर वाले फिर 2 ज्यादा होगा। अभी मैंने ऊपर वाले को 1 रखा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाता है। क्यों? क्योंकि जब देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आप इस फॉर्मूले को देखो भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए बात को? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब आपका जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आएगा, याद रखना। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरा, मान लो इस ग्राफ में बोल दिया गया सेम इंटेंसिटी की जगह अब क्या कर दिया? डिफरेंट इंटेंसिटी कर दिया। डिफरेंट ग्राफ याद रखना, ठीक है, वाला पुराने वाला। अब डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। अब नीचे वाली लाइन एक रहेगी, नीचे वाली क्या लाइन रहेगी? एक। ऊपर 2 लाइन हो जाएंगी। ऊपर क्या हो जाएंगी? ऊपर 2 लाइन रहेंगी, और नीचे केवल कितनी लाइन रहेंगी? एक। देखो दोबारा बनाता हूं, ऊपर कितनी लाइन रहेंगी? ऊपर रहेंगी 2 लाइन, एक लाइन तो और है, एक और आएगी, और नीचे केवल क्या आएगी? नीचे केवल एक लाइन आएगी। समझ गए? ये I1 हो जाएगा, या I2। इन दोनों में से करंट कौन सा ज्यादा है? ऊपर वाला। इन दोनों में से करंट कौन सा ज्यादा है? फोटो करंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एनोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में से फोटो करंट कौन सा, इंटेंसिटी कौन सी ज्यादा है? ऊपर वाली इंटेंसिटी ज्यादा है, ऊपर वाला करंट भी ज्यादा है। तो अगर डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी पे पूछे ग्राफ तो ये वाला बनाना, और अगर सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे पूछे तो वाला बनाने, नीचे 2 लाइन बन जाएंगी। समझ गए? ये ग्राफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ की कैटेगरी के अंदर आता है। तीसरा ग्राफ आ जाओ। तीसरा ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये आगे से शुरू होता है। अब ये आगे से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो आइंस्टीन का देखो क्यों थ्रेशोल्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उसका रीजन देखो। यहाँ पे H कॉमन ले लू तो न्यू माइनस न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर क्यों निकल रहे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर जब फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर थ्रेशोल्ड मान लो जैसे ये 4 है, 3 है, पॉजिटिव आ रही है। अब मान लो 4 और 5 हो जाता तो नेगेटिव हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो खुद सोचो, यहाँ पे तो चलो ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वो हाफ mv²। उसका फॉर्मूला वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि मास पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी, स्क्वायर लगा पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर लगा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं थ्रेशोल्ड ज्यादा ले लूंगा तो काइनेटिक नेगेटिव कुछ होने का नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलने का ही नहीं, कुछ है ही नहीं वो चीज, है ना। तो इसलिए बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन एमिट, ये ग्राफ यहाँ से आगे से शुरू होता है। अब इस ग्राफ में 2 चीज याद रखनी है। देखो इस ग्राफ को पीछे खींचते हैं हम, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट आता है। क्या आता है? इंटरसेप्ट। वो कैसा आया देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अब मैं, ये मेरा y एक्सिस पर है, ये मेरा x एक्सिस पर है, तो मेरी इक्वेशन यह बनती है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन बन गई। तो m जो होता है वो स्लोप होता है, तो m क्या आ रहा है? h, और c क्या आ रहा है? माइनस का h न्यू नॉट। तो आप याद रखना इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पर c होता है इंटरसेप्ट। अगर पूछे काइनेटिक जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या है, पूछ चुका है क्वेश्चन पेपर में कई बार, तो आप बताएंगे माइनस का h न्यू नॉट। कोई पूछे इसका स्लोप क्या है, तो आप स्लोप बताएंगे स्लोप h है। स्लोप क्या है? स्लोप h हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक चीज और देखो, मान लो वो आपको इसी ग्राफ को फेर बदल करके बोले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, बनेगा वो भी ऐसा ही। यहां से यहां तक होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये न्यू नॉट है, ये वी नॉट है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां से यहां तक न्यू नॉट है, और ये क्या है? ये वी नॉट है। इसका स्लोप आपसे पूछे देखो, इसका स्लोप क्या है?
इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, इसकी इक्वेशन देख लो भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा था एच न्यू माइनस एच यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का जगह क्या रख देंगे हम, ईवी नॉट। भाई क्यूवी फॉर्मूला था ना, क्यूवी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, क्यूवी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्यूवी, क्यू की जगह हमने रख दिया ईवी की जगह रख दिया वी नॉट, तो ईवी नॉट हो गया। तो यहाँ पे आ गया ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से वी नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस का एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब हमारा ग्राफ क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो हमें इक्वेशन उसी के टर्म में बनानी पड़ेगी। अब वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, न्यू नॉट है। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे। तो एच इस बार स्लोप क्या हो गया, अगर आपसे इस बार स्लोप पूछे कोई तो बस वही है, एच बस ई से डिवाइड हो गया। एच ये किससे डिवाइड हो गया, ई से डिवाइड होगा। कोई पूछे इसका इंटरसेप्ट क्या है, यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट, तो एच यू नॉट अपॉन ई इंटरसेप्ट हो गया माइनस का एच यू नॉट अपॉन ई, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप भी निकल गया और इंटरसेप्ट भी निकल गया आपका। स्लोप एच अपॉन ई इंटर, तो दोनों ग्राफ के स्लोप इंटरसेप्ट याद रखना है आपको। स्लोप भी याद रखना है दोनों ग्राफ का, इंटरसेप्ट भी याद रखना है दोनों ग्राफ का। तो ये ग्राफ है जो आपको याद रखना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखो कई बार आया पेपर में। तो ग्राफ कौन कौन से हो गए भाई, इंटेंसिटी फोटो करंट, एनोड पोटेंशियल फोटो करंट। एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ही ग्राफ सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ही ग्राफ डिफरेंट इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये सारे ग्राफ याद रखने हैं। अब देखो इस काइनेटिक एनर्जी वाले ग्राफ में एक बार एक क्वेश्चन आया कि भाई ये दो बना दिए उसने लाइनें, ये बोल दिया मेटल ए है और ये बोल दिया मेटल बी है, मेटल ए मेटल बी। और वो ये पूछने लगा बताइए इन दोनों में से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी साफ पता चल रहा है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये ए है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गई, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गई। किसकी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग रही है भाई, बी वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है साहब। बी वाले की बी की तो कम है, ए की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, ए वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो याद रखना अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे तो ए की ज्यादा है। और अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी, तो देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू माइनस एच यू नॉट। अब ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं न्यू नॉट बढ़ाऊंगा ना तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, याद रखना। अगर भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तो बढ़ रही थी, लेकिन न्यू नॉट बढ़ाने पर घटेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव में है वैल्यू। तो देखो मान लो अगर ये मैं 4 माइनस 3 है या ये 4 माइनस 2 वो हो जाता है 4, तो खुद सोचो ये एक आ रहा था, जीरो कम हो गया ना, घट गई। मैंने इसे जैसे बढ़ाया, न्यू नॉट को बढ़ाया, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। ये 3 से 4 हो रही है तो 1 से 0 हो रही है, कम हो जा रही है। तो याद रखना जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी, कम कम, ठीक है। बी की ज्यादा आएगी, ठीक है, बी की ज्यादा है, ए की कम है। यहाँ ए की ज्यादा है, बी की कम है। तो अगर आप पेपर में आता है तो ये सारा था बेसिकली आपका क्या, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको याद रखना है। ये सारी चीजों से आपको पता चला कि रेडिएशन का बेसिकली वेव तो है ही, पहले से ही है वेव, पार्टिकल नेचर और आगे कौन सा नेचर आएगा, पार्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पार्टिकल नेचर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर कौन से फेनोमेना से पता चला, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो आप आराम से बता देंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला। किससे पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला। ये अपना हो गया एक पार्ट। क्या क्या याद रखना है, ग्राफ याद रखनी है, ग्राफ याद रखने, आइंस्टीन की इक्वेशन याद रखनी है, कुछ डेफिनेशन है सैचुरेशन करंट की, एनोड पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, वर्क फंक्शन की, वो सब याद रखनी है, ठीक है। वो सब मैंने बता रखी है, दोबारा प्रीवियस कर करके देख लेना और याद कर लेना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया। नेक्स्ट आता है देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली मैटर वेव के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, मैटर वेव के बारे में, ठीक है। डी ब्रोगली ने मैटर वेव के बारे में बताया, मैटर की वेव, मैंने बताया ना मैटर, रेडिएशन का तो काम हो गया, मैटर पे आ गया हम, तो मैटर वेव के बारे में बताया डी ब्रोगली, मैटर वेव्स। डी ब्रोगली बताया मैटर की भी वेव होती है। कैसे बताया डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली का एक डेरिवेशन है वो देखो ध्यान से भाई। अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ गए हैं, आइंस्टीन का इक्वल टू एच न्यू, और एक आइंस्टीन का मास और एनर्जी रिलेशन है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बड़ा फेमस रिलेशन। अगर आपको किसी का भी मास पता है तो आप उसकी ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो इक्वल टू एमसी स्क्वायर से, ठीक है। कि अगर वो बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो आ जाता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर से। अब इन दोनों को अगर हम रिलेट कर दें भाई, फोटोन की और ये वाली मास एनर्जी रिलेशन वाली एच न्यू को हम रिलेट कर दें किससे, एमसी स्क्वायर से, है ना। न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा भी तो पुट कर सकते हैं, तो एमसी स्क्वायर हो गया, एमसी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या, हमने क्या करा, लैम्डा ऊपर एमसी स्क्वायर नीचे, तो ये हो गया एच सी अपॉन एमसी स्क्वायर, सी से सी कट गया तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी। तो ये एच अपॉन एमसी आ गया। अगर कोई पार्टिकल सी स्पीड से चल रहा है, किससे चल रहा है, सी स्पीड से, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से, तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एच अपॉन एम वी। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एच अपॉन एम वी। एम वी मोमेंटम होता है, तो एक और फॉर्मूला आ गया एच अपॉन पी, एक और फॉर्मूला आ गया, क्या गया, एच अपॉन पी। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं एच अपॉन अंडर रूट 2m k, एक और फॉर्मूला आ गया। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं QV, तो एक और फॉर्मूला आ गया 2m QV। तो देखो इसके फॉर्मूले आ गए वेवलेंथ के बहुत सारे, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी, एच अपॉन अंडर रूट 2m k, एच अपॉन अंडर रूट 2m QV, ठीक है। देखो दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ एक और बार, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी,
h अपॉन अंडर रूट 2m k, और ये क्या है h अपॉन अंडर रूट 2m qv। तो याद रखना ये फॉर्मूला h अपॉन p, h अपॉन mv, h अपॉन। अब क्वेश्चन में क्या, अगर मान लो मोमेंटम दिया हुआ तो इससे निकाल लो, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो इससे निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इससे निकाल लो, पोटेंशियल दिया हुआ है इससे निकाल लो। अब वो जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो वैसे पूछता है कि दो चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं उनका रेशियो निकालो। तो जब रेशियो निकालोगे ना तो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेवलेंथ का, एक बार एक के लिए एक बार दूसरे के लिए, ठीक है, एक बार एक के लिए एक बार दूसरे के लिए लगाना पड़ेगा, दो बार करना। एक क्वेश्चन कर देता हूं देखो आपके लिए, ठीक है, कि मान लो आपको दिया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल, देखो एक चीज याद रखो, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 गुना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। और इलेक्ट्रॉन का मास, इनके मास में रिलेशन देखो, अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा, सबसे कम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग हम क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं, लगभग लगभग बराबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1.6 × 10⁻27। मास याद बात करने की जरूरत नहीं है। चार्ज देखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज सबसे ज्यादा है, फिर चार्ज किसका आएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर है, बस साइन का अंतर है, और सबसे कम किसका है, न्यूट्रॉन का, जिसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल, जीरो चार्ज, ठीक है। तो ये रिलेशन है, आपको याद रखना है सब, क्यों ये काम आएगा। देखो उसने बोला अल्फा पार्टिकल, एक है पार्टिकल अल्फा और एक है मान लो प्रोटॉन, और इसकी वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, h अपॉन, और अच्छा एक चीज उसने क्वेश्चन में दिया हुआ सेम पोटेंशियल, अगर वो सेम पोटेंशियल की बात कर रहा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें पोटेंशियल आ रहा था अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा इंटू v, ठीक है, एक फॉर्मूला ही हो गया। ये किसका है, अल्फा का। वहीं प्रोटॉन के लगाऊंगा तो प्रोटॉन का क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू v, ये वाला पार्ट आ जाएगा। इन दोनों का बस आपको रेशियो लेना है, v से v कट जाएगा, मास अल्फा की जगह यहां पुट क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रख देना, चार्ज प्रोटॉन की जगह क्या रख सकते हो, 2 टाइम्स। अब देखो रेशियो ले लिया, मान लो जैसे लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा, अब रेशियो लोगे तो h से h कट जाएगा, v से v कट जाएगा, ठीक है। ऊपर अल्फा लिया है तो नीचे ये आएगा आपका क्या, अंडर रूट ये वाला 2m, अच्छा 2 भी कट जाएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा मास अल्फा q अल्फा, और यहाँ पे बचेगा मास प्रोटॉन q प्रोटॉन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, पूरे में अंडर रूट में ले लो इसे, तो जाएगा ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे ट्वाइस तो हट गया ना पहले ही, ट्वाइस तो पहले कट गया था, 2 से 2 काट दिया था। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन से चार्ज ऑफ प्रोटॉन एमपी से एमपी चला गया, 1 अपॉन अंडर रूट 8 आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो आंसर आ गया आपका लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी क्या आ गया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये था आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, वेवलेंथ का रिलेशन बता दिया आपका, ठीक है। डी ब्रॉगली ने मैटर की वेवलेंथ निकाल दी, और मैटर की अगर वेवलेंथ किसका फीचर है, वेव का, तो यानी मैटर का क्या कौन सा नेचर बता दिया डी ब्रॉगली ने, वेव नेचर बता दिया। क्या बता दिया, वेव, लेकिन फॉर्मूले से प्रूव करा है। बाद में जो है बाद में डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करवा दिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन किसका फीचर है, वेव का। वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है ना भाई, वेव ही डिफ्रैक्शन शो करती है, वेव ही इंटरफेरेंस शो करती है, वेव ही पोलराइजेशन शो करती है। आपके में पोलराइजेशन तो नहीं है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है। तो याद रखना, मैटर की वेव के बारे में किसने बोला, डी ब्रॉगली ने बोला। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करा, डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर, याद रखना डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से पता चला, याद रखना। तो बस ये था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, ये सब याद रखना है।